नमस्कार, जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हमारी जीवन शैली को प्रभावित करते हैं और हमारी जीवन शैली यह तय करती है कि हमारा शारीरिक और जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसा होगा। हमारा शरीर हमारे लिए बेहद आवश्यक है। हमारा शरीर दिन भर हमारे लिए कार्य करता है। हम जिस तरह उससे कार्य लेना चाहते हैं वो उस तरह कार्य करता है। लेकिन क्या हम अपने शरीर के लिए कुछ कार्य करते हैं? क्या हम अपने शरीर के लिए कुछ मेहनत करते हैं? अक्सर जब हम बीमार पड़ जाते हैं या हमारे शरीर के किसी अंग में दर्द होता है या कहीं टूटन हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन क्या इससे पहले हम अपने शरीर का ध्यान देते हैं? तो जीवन शैली में अक्सर हम इसी विषयों में बात करते हैं। तो और आज का जो हमारा विषय है इससे संबंधित है टूटी हुई हड्डी के ना जुड़ने के कारण एवं उपचार। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान, हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करूँ, पहले इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर गौरव संजय जी मौजूद हैं जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो दर्शकों, टूटी हुई हड्डी के ना जुड़ने के कारण और इसका उपचार क्या होगा, इस विषय में आज हम विस्तृत यहाँ पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हम जानते हैं कि हड्डी हमें स्थिरता देती है, जितना एक आम इंसान जानता है कि हड्डी स्थिरता देती है, चलने फिरने में हमें मदद करती है, इसके अलग अगर हम बोले हड्डी की आवश्यकता क्या है, क्या इसके हम कह सकते हैं? देखिए मोहिता जी, अगर हड्डियां ना हो तो हमारे शरीर का कोई ढांचा ही ना हो। जी बिल्कुल। और हड्डियों के ऊपर ही हमारे मांसपेशी होती है, उसी के आसपास है हमारी खून की नसें एवं जो नर्व्स हम कहते हैं वो आसपास चलती हैं। और जब इन सब चीज़ों का मिलन या फिर इंटरेक्शन होता है वही हमारे आम तौर पर जीवन शैली में काम करता है। इसी की वजह से हम चल फिर पाते हैं। तो हड्डियों का इतना इम्पोर्टेंस है। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा है कि हम अपने शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमें नहीं पता कि हमें अपनी हड्डियों की सुरक्षा, उनका ध्यान कैसे देना है। तो शुरुआत में मैं जानना चाहूँगी कि अगर हमें अपनी हड्डियों को टूटने के बाद उपचार क्या होता है वो तो डॉक्टर साहब आप बताएंगे ही, लेकिन हड्डियाँ ना टूटे, उनको मजबूत रखने के लिए किस तरह से हमें यहाँ पर अपना कार्य करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें या खान पीन की बात करें तो उसमें हम लोगों को कैल्शियम रिच डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो और कैल्शियम किस चीज़ों में ज़्यादा होता है? कोई भी दूध के जो पदार्थ होते हैं उन सब में कैल्शियम जो होता है वो भारी मात्रा में पाया जाता है। तो आप दूध कह सकते हैं, दही कह सकते हैं, जो कि एक अलग अलग फॉर्म्स में है। अगर हम कहें कि खाने की कौन सी चीज़ों में ज़्यादा होता है तो रागी के आटा में काफ़ी हद तक कैल्शियम काफ़ी हाई होता है। और फिश मछली होती है, अगर हम इसका सेवन करें तो इसमें भी कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। जी। कहते हैं कि कुछ हड्डियाँ जो हड्डियाँ टूट जाती है, क्या वजह रहती है? जो हम कहते हैं पैर की हड्डी या अक्सर हाथ की हड्डियाँ टूट जाती है, इसकी वजह क्या रहती है? अधिकतर समय पर मैडम आज के समय पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है और जब से गाड़ियाँ आ गई हैं तो टूट फूट तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट ही है वो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है आज के समय पर हड्डियाँ टूटने के लिए। जी। उससे पहले जो मैकेनिज्म इंजरी होती थी, जब इतना ज़्यादा व्हीकल्स की हमारे देश में इतना वो था नहीं, तो उस वक्त तो लोग पेड़ से गिर गए हैं, कभी स्लिप हो गए हैं, यही एक कारण होते थे हड्डियां टूटने के। जी। अगर डॉक्टर साहब हड्डी टूट जाती है तो आप जैसे आम इंसान होता है उसे लगता नहीं अभी हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, तो शुरुआती लक्षण क्या है जो हमें ये पता चल सके कि हमारी हड्डी टूट गई है? शुरुआती लक्षण तो यही होता है, जब चोट लग जाती है सबसे पहले तो मरीज को दर्द होता है। जी। दर्द होने के बाद उसके आसपास सूजन आ जाती है। और अगर आप कहें कि पैर की हड्डी की बात करें तो उसको चलने फिरने में तकलीफ हो सकती है। हाथ की बात करें तो कहेगा कि नहीं, मुझे अपना जो वो कार्य करना है वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, या जोर जैसे लगता है तो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी जी। तो जब हड्डी आपको पता चल गया तो कितना टाइम होना चाहिए कि आप डॉक्टर के पास पहुँच जाएँ? देखिए, कोई भी दिक्कत आती है जल्द से जल्द आपको अपने अस्पताल या जहाँ पर आपका जो प्राथमिक केंद्र है वहाँ पर जाना चाहिए और कुछ ना कुछ जांच करनी चाहिए, ताकि आप ये कम से कम संतुष्ट हो जाएं और डॉक्टर भी संतुष्टि से ये बता पाए कि आपको ये जो चोट है ये गंभीर है या नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे हम कहते हैं कि कुछ हड्डियाँ ऐसी होती हैं, हम कहते हैं कि ये जुड़ नहीं पा रही हैं, तो उन हड्डियों के जुड़ने की वजह, ना जुड़ने की वजह क्या रहती है? देखिए, अधिकतर समय पर अगर आप ना जुड़ने के मुख्य कारण देखें और अगर हम बात करें कि भाई ऐसी कौन से शारीरिक चीज़ें होती हैं जिसके वजह से हड्डियाँ नहीं जुड़ती हैं, तो बीमारियों में डायबिटीज़ आज के समय पर जो है एक बहुत मुख्य कारण है। डायबिटिक पेशेंट्स में हड्डियाँ जुड़ना थोड़ी सी दिक्कत करती है। थायराइड के जो डिसऑर्डर है उसमें भी क्या बोलते हैं हड्डियाँ जुड़ने में परेशानी आती है। इसके अलावा जो मरीज़ धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, टोबैको इसका सेवन करते हैं, अल्कोहल या शराब का सेवन करते हैं, इनमें भी हड्डी जुड़ने के जो रफ्तार होती है वो कई बार कम हो जाती है और नहीं जुड़ती है। इसके अलावा आप देखते हैं कई पेशेंट्स को अस्थमा होता है तो
या कोई ना कोई मेडिकल डिसऑर्डर के लिए उनको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ती है। स्टेरॉइड्स अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं उसके वजह से भी हड्डी नहीं जुड़ती है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कुछ हड्डियां संक्रमित होती हैं, कुछ हड्डियां संक्रमित नहीं होती हैं, तो ऐसी हड्डियां जो टूटे, जो संक्रमित भी हैं, तो उनके उपचार में और जो संक्रमित नहीं है उनके उपचार में कितना अंतर रहता है? बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर हम आम भाषा में बोले तो इन्फेक्टेड नॉन यूनियन और सिर्फ प्लेन नॉन यूनियन, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो इसलिए क्योंकि जब हड्डी में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले हड्डी का इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। आज के समय पर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि हर व्यक्ति अपना ऑपरेशन तो करा रहा है। ऑपरेशन के बाद आपने देखा होगा कि कुछ दिनों के बाद उस ऑपरेशन में मवाद चलना शुरू हो जाता है। अधिकतर समय पर ये मवाद ओपन फ्रैक्चर्स में ज़्यादा कॉमन है। कहने का मतलब है कि जब चोट लगी, चोट लगने के बाद ज़ख़म हुआ और उसके ज़ख़म के बाहर भी हड्डी टूटने के बाद वो ज़ख़म के बाहर निकल रही है हड्डी, तो क्योंकि जब हमारा स्किन का बैरियर जो है वो ब्रीच हो जाता है, उस स्थिति में जो कीटाणु है वो फ्रैक्चर साइट के आसपास आ जाते हैं और इंक्रीज इंसिडेंस हो जाता है कि ऑपरेशन के बाद आपको ये हड्डी संक्रमित हो सकती है जी। तो इस स्थिति में हम लोग को अधिकतर समय पर ध्यान देना पड़ता है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने कहा था कि कितने जल्दी हमें पहुँचना चाहिए। तो जब अगर आपके चोट लगने के बाद आपके शरीर में कहीं ज़ख़म है और वहाँ पर आपको लग रहा है कि चलने फिरने में भी तकलीफ़ हो रही है, तो आपको जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उसी ज़ख़म की जल्द से जल्द धुलाई भी होनी चाहिए और उस ज़ख़म को हमें जल्द से जल्द कवर करना चाहिए और एंटीबायोटिक्स की शुरुआत करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि नई नई तकनीकियाँ आती जा रही हैं। जब हम यहाँ पे बात करते हैं, इलाज की बात करते हैं, तो अभी की अगर पुरातन की बात करें और अभी, आपको क्या लगता है कि कोई जो नई नई तकनीक आई है अब उपचार की, उससे कितना सुलभ हो गया अब हड्डी को जोड़ना? देखिए, अगर हम ये बात करें कि अगर वो हड्डी संक्रमित नहीं है और सिर्फ नॉन यूनियन है, तो नॉन यूनियन भी 3 किस्म का होता है। जो पहले किस्म का नॉन यूनियन होता है उसको हम कहते हैं ओलिगोट्रॉफिक नॉन यूनियन। इसका मतलब ये है कि हड्डी बनना तो शुरू हो रही है लेकिन इतनी रफ्तार से नहीं बन पा रही है जितनी वो होना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हम कहते हैं एट्रोफिक नॉन यूनियन। एट्रोफिक नॉन यूनियन में मतलब ये है कि हड्डी बनने की जो क्षमता है वो बिल्कुल भी नहीं है जी। आप 1.5 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, लेकिन हड्डी बिल्कुल नहीं जुड़ रही है। तीसरा, इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि जैसा आपका संक्रमित हो गया हड्डी, तो इन सब में क्या है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये किस किस्म का जो हमारी हड्डी है क्यों नहीं जुड़ रही है, तो उसके हिसाब से हमें उपचार करना पड़ता है। और अगर हम आम तौर पर अगर हम इसमें कहते हैं कि भाई इसमें हमें ऑपरेशन करना है या फिर से इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि आपकी हड्डी जुड़े, तो उसमें हमें हड्डी का चूरा डालना पड़ता है जी। ठीक है। तो हड्डी का चूरा डालने के लिए मेरे पास एक ये मॉडल है, दिखाने के लिए होता है। तो हम आप कभी कभार डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे कि भाई बोन ग्राफ्टिंग करनी है। तो बोन ग्राफ्टिंग क्या होती है? तो ये कूल्हे की हड्डी का एक मॉडल है और आप देखेंगे कि अगर इसको मैं थोड़ा सा साइड से घुमा के दिखाऊंगा तो ये एक टुकड़ा लिया जाता है जिसको हम आइलियाक क्रेस्ट का एक ग्राफ्ट लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा यहाँ ले लिया जाता है और इसी को हम जहाँ पर हड्डी नहीं जुड़ रही है उसी चूरे को वहाँ भर दिया जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें हड्डी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम यही हड्डी पीछे के तरफ से लेते हैं, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इलियाक क्रेस्ट होता है, यहाँ से टुकड़ा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास हड्डी निकालने की ज़्यादा गुंजाइश होती है और अगर जहाँ पर हमारे पास मैसिव बोन डिफेक्ट्स होते हैं तो यहीं से हम हड्डी लेते हैं और उसके बाद हम जहाँ पर हड्डी टूटी हुई होती है या जहाँ पर नहीं जुड़ रही होती है उसको हम पैक कर देते हैं। पेशेंट्स आते होंगे आपके पास कि पहले भी मेरी ये हड्डी लगातार टूटती रही है, हमने ऑपरेशन भी करा, लेकिन फिर भी मुझे कुछ दिक्कतें हो रही हैं, तो क्या वजह रहती है कि नहीं जुड़ पाते? देखिए, सबसे पहले तो कभी कभार जब हम इनको देखते हैं तो मरीज़ लक्षण जो यूजली ये बताता है कि डॉक्टर साहब हमने फलाना जगह पर ऑपरेशन कराया था, अब डॉक्टर साहब 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, डॉक्टर साहब ने तो बोला था कि 3 महीने बाद आप चलने लगोगे। लेकिन डॉक्टर साहब जब मैं चलने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरा वज़न नहीं दे पा रहा हूँ। अगर हम जैसे हम टांगों की बात करें या तो उसमें हमेशा अधिकतर मरीज़ ये बोलते हैं। दूसरा कहता है मैं ज़्यादा चलने लगता हूँ डॉक्टर साहब तो मुझे सूजन होने लगती है या फिर दर्द आ जाता है। भारीपन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वो वज़न जो पूरा जाना चाहिए हड्डी के बीच में से वो जा नहीं पा रहा है। तो आमतौर पर जो पेशेंट के जो कंप्लेंट्स होती हैं वो तो ये होती हैं जी। फिर दूसरी बात है कि उसमें हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि भाई इसको क्या है, करना क्या है इस चीज़ में।
उस स्थिति में हम सबसे पहले तो एक्सरे कराते हैं जी। एक्सरे कराने के बाद हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा लग रहा है कि जो पिछला जो ऑपरेशन हुआ है उसमें करते समय कोई दिक्कत आई हो, या फिर इतनी ज़्यादा हम उस चीज़ को शायद पिछला डॉक्टर समझ ना पाया हो, तो इतनी हमने फ्रैक्चर को स्टेबिलिटी नहीं दी है जी। स्टेबिलिटी ना देने का मतलब ये है कि हो सकता है, जैसे मैं इस डायग्राम के ये इस मॉडल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कि ये हमारे जांघ की हड्डी या फिर जो फीमर बोन है उसके बारे में है। कभी कभार ऐसा होता है, जैसे ये हम इसमें मैं दिखा, ये सबट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर होता है और ये हड्डी जो है इस भाग से टूटती है, तो अधिकतर समय पर हम इसमें कोई ना कोई रॉड या फिर स्क्रू प्लेट के कॉम्बिनेशन से इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक कि ये पिलर जो है वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो या फिर इसमें सहारा ना दे, तो हमेशा हड्डी की या शरीर की जो टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि यहाँ पर जोर ज़्यादा पड़ता है तो इधर स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है। तो फिर कभी कभार हमें अगला ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हम इसको भी सहारा दें। जी। कई बार होता है, ये अनुमान ही होता है डॉक्टर का कि कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, और वो कोशिश करता है कि पहले बारी में हो जाए। लेकिन कई बारी प्लानिंग में या फिर कई बारी धन की कमी के वजह से भी ऐसा होता है कि वो सब चीज़ें इतना ज़्यादा या एक्सटेंसिव ऑपरेशन नहीं करना चाहता है। तो कुछ कुछ हड्डियाँ भी हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है ना जुड़ने के लिए, स्पेशली जो हमारी टिबिया या घुटने के नीचे वाली जो हड्डी होती है उसको हम टिबिया कहते हैं, और उस हड्डी में आसपास जो मांस होता है वो कम होता है। अगर आप कभी भी अपनी टिबिया को आगे के सामने छू के देखेंगे तो सिर्फ चमड़ी और नीचे हड्डी का छूते हुए पता चलती है। लेकिन अगर हम जांघ की हड्डी की बात करें तो आसपास बहुत सारी मांसपेशी होती है, मसल्स होती है जो कि हमारी हड्डी को जोड़ने में आसानी देती है। तो टिबिया एक ऐसी बोन है जो बहुत परेशान करती है जुड़ने में, स्पेशली अगर हम निचले भाग की टिबिया कहें या लोअर या डिस्टल थर्ड टिबिया है वो ज़्यादा दिक्कत करती है। ऐसे ही हमारी कलाई की हड्डी होती है, एक हड्डी जिसका नाम होता है स्कैफॉइड, वो भी कई बारी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है जुड़ने में। जी जी। जब बच्चे खेल कूद करते हैं वहाँ पर ये दिक्कतें सामने आ जाती है कि उनकी नाक की हड्डी भी टूट जाती है, तो क्या इसको रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लगता है? बिल्कुल, रिकवर करने में देखिए, अगर आप ये पूछते हैं कि हड्डी आमतौर पर कितना समय लगता है जुड़ने में, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन होता है कि हड्डी कहाँ से टूटी है। जी बिल्कुल। ठीक है, अगर हम इसी हड्डी के बारे में बात करें, अगर हड्डी यहाँ से टूट रही है तो एक अलग चीज़ है, अगर हड्डी यहाँ से टूट रही है तो एक अलग चीज़ है। आमतौर पर मरीज के लिए तो वो सब एक ही चीज़ है, जी, मरीज का समझ पाना मुश्किल है। जी, तो लोकेशन किस भाग से टूटती है, किस किस्म का ये फ्रैक्चर है। जैसे अगर एक ही हड्डी दो भाग से टूट जाए, जिसको हम सेगमेंटल फ्रैक्चर बोलते हैं, उन हड्डियों को जुड़ना मुश्किल भी होता है, ऑपरेशन भी बहुत जटिल होता है। तो कई बारी डॉक्टर एक अनुमान लगा के आपको बताता है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि हड्डी को मजबूत या पत्थर होने में कम से कम 6 महीने के करीब समय लग जाता है। जी। और नॉन यूनियन या हड्डी ना जुड़ने की अगर हम परिभाषा की बात भी करें तो हम रूटीन फॉलोअप एक्सरेज करते हैं, और हमें एक आइडिया होता है कि 1.5 महीने में एक्सरे कैसा दिखना चाहिए, 3 महीने में कैसा दिखना चाहिए और 6 महीने में कैसा दिखना चाहिए। और अगर हमें लग रहा है कि पिछले 2 एक्सरे या 3 एक्सरों में हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है, जैसे हम कहें कि जो साइंस ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग है या कैलस फॉर्मेशन अगर हमें नहीं दिख रहा है, तो फिर हम मरीज़ को बोलते हैं कि भाई कोई ना कोई दिक्कत है क्या। और फिर हमें इस स्थिति में कई बारी कुछ ब्लड टेस्ट और एडवांस्ड इमेजिंग जैसे CT और MRI की भी ज़रूरत पड़ सकती है। खून की जांचों की बात करें अगर हम करें तो यूजुअली कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR और CRP कुछ ऐसी जांच होती है जो हम एक बारी देखने के लिए, जिससे हमें थोड़ा सा क्लू या फेंट हिंट होता है कि ऐसा तो नहीं है कोई लो ग्रेड इन्फेक्शन जैसी कोई चीज़ हो। जी। इसके अलावा हम लोग को खून की जांचों में थायराइड, जैसे मैंने आपको बताया, थायराइड और शुगर के बारे में हम पता कि मरीज़ बोलता है नहीं डॉक्टर साहब मेरा तो शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल में है, लेकिन जब हम उसकी जांच कराते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं इसका तो शुगर बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। जिस दिन उसने अपना टेस्ट कराया था बस वही एक रिपोर्ट है जो अच्छी है, लेकिन HbA1c या कुछ हमारे पास जांचें होती हैं जिसमें हमें पता चलता है कि नहीं इनका कंट्रोल अच्छा नहीं है। इसके अलावा मेटाबॉलिक न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक न्यूट्रिशन मतलब है कि प्रोटीन लेवल कैसा है आपके शरीर में। अगर प्रोटीन लेवल, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उसमें हमारी हड्डियां को जुड़ने में काफ़ी तकलीफ होती है। अगर हमारा एल्ब्यूमिन लेवल अच्छा नहीं है तो इन सब चीज़ों को हमें ऑप्टिमाइज़ करते हैं। हम अगर मरीज़ को इन सब चीज़ों को भी देखते हैं तो केवल ऑपरेशन ही नहीं है जो कि हड्डी को जोड़ने में मदद करता है। इसके अलावा खून के जो भी हमारे जो बाकी सब कण हैं, ये सारे पैरामीटर्स नॉर्मल होने चाहिए या अच्छे होने चाहिए ताकि हमारी
जिस भाग में हड्डी टूटी हुई है वहाँ पर अच्छा रक्त में जो क्वांटिटीज़ हो इन सब चीज़ों की अच्छी हो ताकि आपकी हड्डी जुड़ पाए। क्या अगर आपकी हड्डी टूट जाती है तो सिर्फ एक ऑपरेशन ही लास्ट उपाय बचता है आपकी हड्डी को जोड़ने का, या इसके अलावा भी आप हड्डी को जोड़ सकते हैं? तो अगर हम देखेंगे बच्चों में ख़ास तौर पर ये देखा गया है कि जैसे कहे कि भाई गॉड गिफ्टेड होते हैं बच्चे और उनकी हड्डी बड़ी जल्दी जुड़ जाती है, और अधिकतर समय पर बच्चों के हड्डी टूटने पर इंटरनल फिक्सेशन या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली जो होते हैं प्लास्टर मैनेजमेंट से हो जाता है। तो अधिकतर आज के समय पर हम क्या करते हैं, मरीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट एनेस्थीसिया दिया, कई बार जैसे कलाई की हड्डी टूट गई, थोड़ा सा उसको खींचा, अलाइनमेंट में आ गई, हम लोग अपने सीएम मशीन पर देख लेते हैं, अलाइनमेंट पे आने के बाद एक प्लास्टर लगा देते हैं। दूसरा है बुज़ुर्गों में भी अगर कलाई की हड्डी जैसे टूट जाती है तो उसमें अधिकतर समय हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि अगर ये प्लास्टर या नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट से डील या ट्रीट की जा सकती है, क्योंकि मरीज़ भी नहीं चाहता है कि ऑपरेशन कराए। बट मैं ये ज़रूर सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा, आजकल के समय पर जो ऑपरेशन का जो गोल है वो ये है कि हम आपको वापस जल्द से जल्द खड़ा कर पाएँ या जल्द से जल्द आप अपने काम पर वापस जा रिकवर जल्दी हो पाए। प्लास्टर का जो ट्रीटमेंट है उसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन आज की जो जीवन शैली है जो बहुत तेज़ है, हर व्यक्ति बहुत जल्दी उठना चाहता है, वापस जिम जाना चाहता है, वापस अपने काम धाम पर जाना चाहता है। तो जब ये चीज़ें इंटरनली फिक्स हो जाती हैं या हम कोई ना कोई इसमें इम्प्लांट्स डाल लें तो जल्दी रिकवरी इन द सेंस कि सहारा जब ज़्यादा आपको मिल जाता है और मजबूत सहारा मिल जाता है तो आपको रिकवरी जो होती है इट गोज़ ऑन अ फास्टर पेस। क्या अगर आप प्लास्टर लगाते हैं या फिर आप ऑपरेशन करते हैं तो क्या इनकी कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब प्लास्टर लगा रहे हैं, अगर उसमें जो रिकवरी हो रही है उसके बाद थोड़ा संशय रहता है कि शायद ठीक हो ना हो, या फिर ऑपरेशन कर रहे हैं तो 100% वो गारंटी देता है कि नहीं आप ठीक ही हो जाएंगे? तो ऐसा है कि अगर आप प्लास्टर से इलाज कर रहे हैं तो प्लास्टर अगर आप लगा रहे हैं तो उससे थोड़ा सा कमी पेशी रह जाती है? मैडम ऐसा है कि जो प्लास्टर है, प्लास्टर आप ऐसा सोचो कि जैसे हमने कपड़े पहने हुए हैं तो इसी के ऊपर एक हार्ड कपड़ा है जी, उसकी अपनी गुंजाइश है कि वो चीज़ को कैसे रोक सकता है जी, ठीक है। तो वो तो बाहर से पकड़, अगर हम हड्डियों के बात करें कि इनको अगर पकड़ना है, ये इतनी बड़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं, इसके आसपास इतनी मांसपेशी होती है, तो इनको रोकने के लिए आप 24 घंटे तो क्या बोलते हैं किसी को पकड़ के रख नहीं सकते कि ये सीधी रहे। तो इसलिए आज के समय पर इंटरनल फिक्सेशन में क्या है, इसके अंदर नेल पिरो दी जाती है ताकि हड्डी की जो ऑर्थोपेडिक सर्जन का जो मेन रोल है वो है आपकी बोन्स को अलाइन करना, ठीक है। फिर जैसा आपने कहा कि क्या ये 100% है, नहीं 100% तो नहीं है, बट अगर जब भी हड्डी ये जुड़ती है तो ये एक बेटर अलाइनमेंट में जुड़े। प्लास्टर में हमारे पास वो कंट्रोल नहीं होता है कि हम ज़्यादा श्योर रहें कि ये जैसे कहते हैं ना डॉक्टर साहब प्लास्टर तो लगाया था, बाद में देखा कि भाई कलाई टेढ़ी हो गई, हड्डी टेढ़ी हो गई, तो वो एक इनहेरेंट प्रॉब्लम होती है। बट वो डिसीजन मेकिंग शायद एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में होता है कि वो क्या करवाना चाहता है। मतलब ये कह सकते हैं रिजल्ट जो परिणाम है वैसे बहुत बेहतर इससे मिल सकते हैं ऑपरेशन। बिल्कुल जी, ऑपरेशन से क्या है कि हम एज अ डॉक्टर हम लोग के पास ज़्यादा एक कैसे कहते हैं हम प्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा दे सकते हैं कि हाँ ये हड्डी अब खिसकेगी नहीं, और जब अगर वो हड्डी खिसकेगी नहीं, जैसे मैंने कहा कि खिसकती हुई हड्डी या भी एक कारण होता है कि हड्डी जुड़ नहीं पा रही है, वो रुक ही नहीं रही है तो वो कैसे जुड़ेगी, और जुड़ती भी तो फिर वो टेढ़ी मेढ़ी जुड़ती है। डॉक्टर साहब हम जैसे देखते हैं ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, हमने भी देखा है कि जब ऑपरेशन करवाते हैं तो एक स्क्रू लगता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं स्क्रू लगा है कोई बात नहीं से लगा रहने दो, क्या स्क्रू को निकालना भी जरूरी होता है या फिर जो रहने देते हैं वो सही है? मैडम ये क्या है, जो हमारे आज के समय पर जो इम्प्लांट्स हम यूज़ करते हैं तो ये एक हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील क्वालिटी और टाइटेनियम कई सारे मेटल इम्प्लांट्स होते हैं। तो ये बॉडी के लिए आप सोचो कि जब ये तैयार किए जाते हैं तो ये बॉडी के लिए कंपैटिबल होते हैं, ठीक है। तो इनको जब हम यूज़ भी करते हैं तो ये स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल का मतलब है ये इस तरीके से तैयार किए जाते हैं, चाहे वो भाप से या ऑटोक्लेव से किया जाए या फिर कोई आज के समय पर एडवांस्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड्स हैं तो उनसे तैयार किए जाते हैं। और जब ये हमारे शरीर में यूज़ किए जाते हैं तो इस गोल से किए जाते हैं कि ये हमें दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है। बट है ये फॉरेन बॉडी, ठीक है। तो आपका सवाल है कि क्या हमें इम्प्लांट निकलवाना चाहिए नहीं निकलवाना चाहिए। इम्प्लांट तब निकलता है जब आपकी हड्डी जुड़ जाती है, ठीक है। तो एक बहुत ब्रॉड टर्म्स में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम लंबी हड्डियाँ या शरीर की जैसे हम कहें कि टिबिया या फीमर फ्रैक्चर हो जाती है तो जैसे लोग डॉक्टर साहब नेल कब ये सरिया पिराया हुआ कब निकलवाना चाहिए, तो एटलीस्ट 2 years
2 साल होता है कि कम से कम हम लोग को इतना समय लगता है कि बॉडी जब हड्डी बना भी लेती है, जुड़ भी जाती है, तो हमें थोड़ा समय देना पड़ता है कि वो बिल्कुल मजबूत हो जाए और तभी हम निकाल सकते हैं। तो एक्सरे और सीटी स्कैन होता है जो हमें थोड़ा सा क्लू देता है कि हड्डी पूरी जुड़ गई है नहीं जुड़ गई है और क्या हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। दूसरा आपका सवाल था क्या ये निकलवाना ज़रूरी है। तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस में ये ज़रूर कहते हैं कि अगर इम्प्लांट आपको दिक्कत कर रहा है तो आप उसको निकलवा सकते हो। कहाँ पर ये ऐसा होता है, आप देखेंगे कि भाई ये हमारी अल्ना बोन है तो इधर मांसपेशी कम होती है, ठीक है। तो अगर इसके नीचे हमने कोई प्लेट लगा रखी है तो कई बारी जब हड्डी तो जुड़ जाती है लेकिन मरीज़ को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ चुभ रही है, ठीक है। तो जब चुभ रही है और अगर आपको ये दिनचर्या में परेशान कर रही है, आपको लगता है कि नहीं थोड़ी सी भद्दी लग रही है, तो उस स्थिति में मरीज़ उसको निकलवाना भी चाहता है, ठीक है। लेकिन निकाला तभी जाता है जब हम 100% श्योर हो कि ये हड्डी जुड़ गई है। दूसरी खास बात यह है कि इम्प्लांट अगर आपको निकलवाना है तो आप सही समय पर निकलवा लो तो बहुत अच्छा जी, ठीक है। नहीं तो आगे के समय पर इम्प्लांट रिमूवल एक जटिल ऑपरेशन हो जाता है। मैं तो अपने प्रैक्टिस में ये कहता हूँ कि भाई समय कम भी लग सकता है और कई बार समय बहुत ज़्यादा भी लग सकता है। अधिकतर समय पर मरीज़ को ये लगता है कि इम्प्लांट निकालना बहुत आसान ऑपरेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इम्प्लांट रिमूवल कई बार सबसे मुश्किल ऑपरेशन होता है। आपके जितने भी औजार होते हैं वो कई बार फेल कर जाते हैं, टूट जाते हैं निकालने में और इट बिकम्स अ वेरी चैलेंजिंग ऑपरेशन। मैंने एक केस देखा था उसमें दोनों हाथों की यहाँ की रिस्ट की जो हड्डी थी उनके एक्सरे में आई कि टूटी हुई है, लेकिन उन्होंने नहीं कोई बात नहीं चलो ठीक हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ अभी तो धीरे धीरे काम कर पा रहे हैं, क्या ये चीज़ आगे परेशान करेगी? मैडम देखिए ये एक जो आपने सवाल पूछा है इसमें कई सारे पहलू हैं जी। पहलू एक तो ये है कि हड्डी टूटी है, पहले टूटी भी थी नहीं टूटी थी, ठीक है। फिर क्या होता है मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है, फिर वो सोचता है कि भाई मुझे इसमें इलाज कराना नहीं कराना है। सब आजकल हर आदमी बहुत समझदार है जी, ठीक है। तो क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो अल्टीमेटली वो पेशेंट की है, तो डॉक्टर जो है वो भी अपना जैसे आप सोचो कि ना एक कैफेटेरिया अप्रोच होती है, वो सब कुछ बता देता है कि भाई आपको ये इलाज प्लास्टर से कराना है या आपको इलाज ऑपरेशन से कराना है, किससे कराना है ना। तो वो अपनी अपनी फ़ायदे नुकसान की सारी चीज़ें बता देता है। फिर क्या होता है डिसीजन मेकिंग जब आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति पर छोड़ के अपने आप पर ले आते हो तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि आप अपना जो डिसीजन ले रहे हो वो अपने बेसिस पर ही ले रहे हो कि हाँ मेरे रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ था, कोई ज़रूरत नहीं थी, वो तो ठीक हो गए थे। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी भी वही दिक्कत है, बॉडी टाइप आपका है, आपका फ्रैक्चर वैसा ही है। तो ये तो खैर एक आई थिंक ये तो एक पेशेंट का खुद का एक अपना डिसीजन है। बट मैं फिर भी ये कहूँगा कि प्रोफेशनल डिसीजन जो होता है वो एक अच्छा डिसीजन होता है। वो इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति उस चीज़ से रोज़ डील कर रहा है जी। आपके साथ तो हो सकता है कि ये उस व्यक्ति के साथ एक ही फ्रैक्चर हुआ या घर में 2 ही फ्रैक्चर हुए हो पिछले 5 साल में, लेकिन जो डॉक्टर रोज़ वो 10 फ्रैक्चर देख रहा है तो शायद उसको ज़्यादा अनुमान है कि उस इलाज में क्या इलाज कराने में आपका क्या फ़ायदा हो। हेयरलाइन फ्रैक्चर और मेन फ्रैक्चर इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए मैडम हेयरलाइन आप समझते हैं हेयर और लाइन, तो जैसे बाल का जो टुकड़ा होता है तो जब हम एक्सरे देखते हैं तो बस वहाँ पर एक हमें बारीक सी लाइन दिखती है, लेकिन वही वाली बात है कि ये हेयरलाइन फ्रैक्चर है कहाँ। अगर हेयरलाइन फ्रैक्चर ये फीमर वाली हड्डी वाली बोन में है तो हम उनको ऐसा समझाते हैं कि इसमें आप ऑपरेशन करा लो। वो इसलिए क्योंकि अभी तो सिर्फ ये कांच में या फिर हड्डी में एक बाल जैसा एक है, लेकिन अगर ये खिसक गया तो जैसे आपकी टेबल कभी भी टूट सकती है, ये हड्डी पूरी खिसक जाएगी, तब ऑपरेशन भी और जटिल हो जाएगा जी। तो हेयरलाइन फ्रैक्चर यूजुअली अगर हम कलाई के बारे में बात करें या कुछ छोटी छोटी हड्डियों में बात करें, वहाँ पर तो कई बार नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर भी यही एडवाइस करेगा, हमेशा नहीं कहेगा कि भाई आप इसमें ऑपरेशन ही कराओ। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल ओपिनियन बहुत ज़रूरी है जी। आप ना डिसाइड कीजिए कि ये हेयरलाइन है या नहीं है, लेट द डॉक्टर डिसाइड कि भाई इसमें हेयरलाइन है या नहीं है और इसमें क्या इलाज वो सजेस्ट करना चाहता है। जो डिसीजन है वो तो आप ही लेंगे। डॉक्टर साहब देखिए, एक आम इंसान को ही पता होना चाहिए कि किस तरह की जांचें, अब एडवांस जांचें जो हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप गिर गए हैं या कहीं चोट लगी या हो सकता है आपको फ्रैक्चर हो, तो किस तरह के एडवांस जांचें जो हैं अब यहाँ पर हो रही हैं आज के समय में? देखिए मैडम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सरे एक बहुत पुराना टूल है और आज के समय पर भी ऑलमोस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड है। हमें 95% या 90% तक जो चोटें हैं वो हमें एक्सरे से ही पता चल जाता है कि हाँ इसमें हड्डी टूटी है नहीं टूटी है। कुछ कम जगह पर जैसे आप 5 से 10% फ्रैक्चर्स जो कहो उसमें हमें सीटी स्कैन या एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। तो सीटी स्कैन आज के समय पर कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है?
इन फ्रैक्चर्स को हम पेरी आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स कहते हैं। पेरी आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स का मतलब ये है, अगर कोई भी चोट है या फ्रैक्चर है वो जोड़ के आसपास हो जी, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे पास कुछ, अगर आज के समय पर कोई ऐसी जांच है जो कि जब मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ या अगर मैं प्लान कर रहा हूँ और मैं आपको आउटकम ज़्यादा अच्छा दे सकता हूँ। एक्सरे एक्चुअली क्या है, बस एक 2 डायमेंशनल इमेज है, सामने से देख रहा हूँ लेकिन मुझे साइड से नहीं पता चल रहा है इसका हड्डी का टुकड़ा कहाँ पर होगा जी। तो क्या होता है, सीटी स्कैन जो है, ये आज के समय पर 3D सीटी स्कैन भी आने लगा है, तो ये हमें ऑपरेटिव प्लानिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है मैडम। और कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें एक्सरे में दिख रही है तो बस आप सोचो कि मैंने वही प्लान कर रखा और मैं वही एग्जीक्यूट करके जाऊँगा, लेकिन अगर मैं उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकता हूँ तो शायद मैं बेहतर इलाज भी कर सकता हूँ। तो पेरी आर्टिकुलर इंजरीज के लिए आजकल सीटी स्कैन बहुत एक आम जांच भी हो गई है, दूसरा पहले से रिलेटिवली सस्ती भी हो गई है। तीसरी जो जांच है वो MRI है। यूजुअली फ्रैक्चर्स के लिए हमें MRI की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा आपने कहा कि ये एक इलिज़रॉफ एक्सटर्नल फिक्सेटर है, ये इन्फेक्टेड नॉन यूनियन या फिर जैसे हम बात करें संक्रमित हड्डी है जो कि है, तो उसके इलाज के लिए ये एक रशियन जो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे इलिज़रॉफ, उन्होंने इसका डिवाइस किया था। और ये रिंग फिक्सेटर, आप देखेंगे ऐसा लगता है जैसे चूड़ियाँ हैं, चूड़ियों के साथ बड़ी बड़ी चूड़ी होती हैं और या रिंग्स होती हैं, और इसको हम वायर से सपोर्ट करते हैं। आप देखेंगे वायर्स हैं और इसको हम लगाते हैं इन्फेक्टेड बोन्स में जी। अकेले इन्फेक्टेड, इसके बहुत सारी मल्टी डायमेंशनल यूज़ है। और ये एक बहुत बेहतरीन और नई, आप सोच के कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी या इम्प्लांट है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं आज के समय पर उन हड्डियों को जोड़ने में या उन टांगों को बचाने में जो पहले के समय पर कट जाती थी जी। इसकी खासियत ये है कि इसके साथ अगर हम एक तरीके से इसको हम यूज़ करें तो हम हड्डी को नई हड्डी भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है, आपने सुना होगा कि जब चोट लगी थी व्यक्ति को तो बाहर वो गिर गया, गिरने के बाद जो जांघ की हड्डी थी बाहर निकल गई थी और कुछ हड्डी तो जो थी वो चूरा चूर हो गई थी और रोड पर भी गिर गई थी। हाँ जी। तो उस स्थिति में जब गैप नॉन यूनियन हो जाता है, कहने का मतलब है कि आपकी हड्डी टूटी, टूटने के बाद इधर से सोचो कि इतनी हड्डी ही नहीं है तो इसको सपोर्ट कैसे करेंगे। तो इस जो टूल है, डिवाइस है, इसमें हम कुछ प्रक्रिया से नई हड्डी बना सकते हैं। हड्डी को काटते हैं और इसके बाद आप देखेंगे इसमें कई सारी रॉड लगी हुई हैं जिसमें हम इस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और नई हड्डी बन जाती है। ये बहुत आविष्कारी और जादुई जैसा बहुत जादुई है। डॉक्टर साहब, अंतिम प्रश्न आपसे ये करना चाहूँगी, क्या व्यायाम हमारी टूटी हुई हड्डियों को ठीक कर सकता है? व्यायाम टूटी हड्डी को ठीक तो नहीं कर सकता बट ये असिस्ट करता है। जैसे आपने कहा कि अब आप बंदा हिल डुल ही नहीं रहा है तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जब मसल्स पंप कर दिया, हम हिल ही डुल नहीं रहे हैं, तो जितना जो खून का जो दौरा है वो उतना ज़्यादा नहीं होता। आप देखेंगे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं दिन भर जिम करते हैं तो इनकी बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं। और अगर हम पोस्ट ऑपरेटिव जब हम मरीजों को भी बोलते हैं तो जैसा आपने कहा ना कि ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है, ऑपरेशन की इसलिए ज़्यादा आप हिल डुल पाओगे तो आपका खून का दौरा भी बढ़ेगा और आपकी हड्डी भी जल्दी जुड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर गौरव संजय जी थे जो हड्डी रोग विशेषज्ञ। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से जो टूटी हुई हड्डियाँ, इनका इलाज आजकल एडवांस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि आप खुद से डॉक्टर ना बने, आवश्यक है कि अगर ऐसी कोई दिक्कत आपके सामने आती है तो बहुत सारी यहाँ पर जो तकनीकियाँ हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर इलाज करवा सकते हैं और डॉक्टर के पास जरूर आए। नमस्कार।